वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम इकोलॉजिकल पैरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन और हो सका तो बायोडाइवर्सिटी के कुछ टॉपिक भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पहला लेक्चर हमारा हुआ था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, हमने वहाँ पर देखा था इको सिस्टम क्या होता है। टेंसले ने टर्म दी थी, एर्नस्ट हैक्ल जो है इकोलॉजी टर्म काइंड की थी। दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, ए बायोटिक नॉन लिविंग और बायोटिक लिविंग कंपोनेंट। ए बायोटिक में हमने सुना था जैसे कि टेम्परेचर, विंड, वाटर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन वगैरह ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में आपने देखा, बायोटिक कंपोनेंट में आपने सुना प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, तीन मेन सब कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें आपको बताया गया था कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बनाने वाले, फूड बनाने वाले, जैसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। और इन एग्जांपल इसमें ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ साइनोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरियाज भी इसी में प्रोड्यूसर में आते हैं। और आगे हमने कंज्यूमर के बारे में सुना। और कंज्यूमर्स होते हैं एनिमल्स जो फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और कंज्यूमर्स को हम अगर हम बायोलॉजिकल टर्म से देखें तो कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जा सकता है। कंज्यूमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर में भी डिवाइड किए जा सकते हैं। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डेट्रीवोर्स के बारे में आपने सुना था पिछली वीडियो में। वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें। डिकम्पोजर्स क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, वापस से साइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए डिकम्पोजर का होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में हमने फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो तक हमने बात की थी। आज हम इकोलॉजिकल पैरामीड पे आएंगे। लेकिन फूड चेन जो है आपको आना चाहिए, फिर ही आपको इकोलॉजिकल पैरामीड समझ आएगा। फूड चेन आपके सामने है यहाँ पर, जैसे ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये एक फूड चेन है। इसके जो ईच लेवल होते हैं ना, इसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल्स। अगर हम इन ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें किसी भी पैरामीटर को लेकर, चाहे इनके नंबर के पैरामीटर को लेकर या इनके वेट के पैरामीटर को लेकर या फिर इनकी एनर्जी की ट्रांसफ़र को पैरामीटर को लेकर, तो तीन ही पैरामीटर बनते हैं जिनमें हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी को हम इकोलॉजिकल पैरामीड कहते हैं। यानी आपको मैं बता दूं, इकोलॉजिकल पैरामीड सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर। इनको हम इस तरह पैरामिड, इस तरह के एक स्ट्रक्चर को पैरामिड कहते हैं। पैरामिडिकली हम इसको शो कर सकते हैं ग्राफिकली, तो इसको हम इकोलॉजिकल पैरामिड कहते हैं, इकोलॉजिकल पैरामिड। और ये इसको एल्टोनियन पैरामिड भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट जिसने ये कंसेप्ट दिया था उसका नाम एल्टोनियन था। तो आपको यहाँ पर चीज़ें जो खास याद रखनी है कि कौन कौन से पैरामिड हैं, पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें हम इकोलॉजिकल पैरामिड बना सकते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास तीन ही यहाँ पर पैरामिड बन सकते हैं। वो हैं आपके नंबर के बेस पे, एनर्जी और बायोमास। ठीक है, तो ये क्या है आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है पैरामिड ऑफ नंबर, फिर हम देखेंगे पैरामिड ऑफ एनर्जी, देन हम स्टार्ट करेंगे पैरामिड ऑफ बायोमास। तो ये तीनों पैरामिड्स आपको समझने हैं। इनके इसमें किस तरह का पैरामिड बनेगा, अपराइट और इन्वर्टेड, दो तरह के पैरामिड होते हैं। अपराइट होता है ऊपर की तरफ, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है सीधा ऊपर की तरफ, यानी पहला लेवल जो होगा उसमें ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, और फिर आप ऊपर की तरफ डिक्रीज़ होते जाएगा, चाहे वो नंबर हो या कुछ भी। लेकिन जो इन्वर्टेड होता है उसमें फर्स्ट लेवल में कम होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस तरह से उल्टा बनता है, इसको इन्वर्टेड पैरामिड कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वर्टेड पैरामिड किस में बनता है, अपराइट किस में बनता है, और यह आपको पूछा जा सकता है कि एनर्जी का जो पैरामिड है वो किस तरह का होता है, अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये चीज़ें हमने समझनी है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ पैरामिड ऑफ नंबर क्या, इससे आपको समझ आती है। यानी अगर हम नंबर देखें किसी भी फूड चेन का और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसी को कहते हैं पैरामिड ऑफ नंबर। ये थ्योरी पढ़ने से बेहतर है कि मैं आपको यहाँ आप वीडियो पॉज करके रीड आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ सीधा एनर्जी अपना फूड चेन से। सपोज ये फूड चेन है, इससे
यानी ये हमारे पास एक फूड चेन है, इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है नंबर के बेस पे। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं देखूं एक ग्रास लैंड है जिसमें एक फूड चेन है जो आपके सामने है, ये एक फूड चेन है, ठीक है, एक ग्रास लैंड के अंदर। अगर मैं कहूँ नंबर के बेस पे इनका एक ग्राफ बनाओ, तो आप मुझे बताओ इसमें ग्रास का नंबर ज़्यादा होगा या ग्रास होपर का। सिंपली आप समझ सकते हो कि ग्रासिस का नंबर ज़्यादा होगा। सपोज मैं कहूँ कि 1,00,000 ग्रास है ग्रास लैंड में, ग्रास ऊपर डेफिनेटली उससे कम होंगे, ठीक है, फ्रॉग उससे कम होंगे, ठीक है, और स्नेक उससे कम, और हाक जो है एक आध कोई उस एरिया में घूम रहा होगा। तो ये यानी अगर हम ग्रास लैंड में, किसी भी ग्रास लैंड में एक फूड चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, यानी इकोलॉजिकल पैरामिड हम बनाएं नंबर के बेस पे, यानी इसको हम कह सकते हैं पैरामिड ऑफ नंबर। आप किसी भी ग्रास लैंड के अंदर बनाएं तो वो अपराइट बनेगा, यानी फर्स्ट लेवल में ज़्यादा होगा, फिर ऊपर की तरफ डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझनी है, क्वेश्चन समझ के बेस पे आएगा आपको, कंसेप्चुअल बेस पे। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी, ये नंबर के बेस पे है। अगर देखो एक और पैरामिड बनाता हूँ नंबर के बेस पे, उल्टा कैसे बन सकता है। अगर हम बना लें, इधर एग्जांपल नहीं है, आगे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मैं एक आपको एग्जांपल बनाता हूँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, यानी एक फॉरेस्ट या ट्री इकोसिस्टम। एक ट्री भी इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि एक ट्री है उसके साथ वो लिविंग है, और उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो नॉन लिविंग है। ये एक ट्री इकोसिस्टम अगर हम देखें, इसके अंदर पैरामिड नंबर का उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। वो कैसे, देखो एक ट्री है, सपोज एक ट्री है, ये प्रोड्यूसर है, तो नंबर में कितना है 1। अगर इसके ऊपर कुछ बर्ड्स इस पे फीड कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर बर्ड्स उस पे फीड कर रहे हैं, तो उनका नंबर डेफिनेटली एक ट्री पे एक से ज़्यादा ही बर्ड होंगे ना, 5, 10, 20, 50 हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक बर्ड के ऊपर कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो उनके ऊपर, उनके बर्ड्स में जो बर्ड्स के ऊपर आप समझ सकते हैं ना, पैरासाइट जो एक्टो पैरासाइट उनकी बॉडी के ऊपर होते हैं जो उन पे फीड करते हैं, वो एक पे एक से ज़्यादा होंगे। यानी अगर 10 बर्ड हैं तो उनके ऊपर जो पैरासाइट्स होके एक पे 10 से ज़्यादा होंगे, यानी 100 से ज़्यादा पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये जो ट्री के अंदर एक ट्री इकोसिस्टम पे अगर हम नंबर के बेस पे पैरामिड बनाएं तो ये उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, यानी उसका जो प्रोड्यूसर होगा, बेस लेवल होगा, वो कम होगा नंबर में, सबसे कम, फिर उसके ऊपर डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम सिंपल ग्रास लैंड इकोसिस्टम में बनाएं तो आपको अपराइट मिलेगा, ठीक है, अपराइट, ओके। लेकिन अगर हम इसी को ट्री इकोसिस्टम में नंबर के बेस पे पैरामिड बनाएं तो ये उल्टा होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है ये समझने की। आपको ये 3 समझने हैं। नंबर किसी भी एक फूड चेन एक नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का फूड चेन होता है। डेट्रिटस फूड चेन है, वाटर एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल जगह पे अलग होगा, फॉरेस्ट में अलग, ट्री पे अलग। तो फूड चेन जो है, किसी भी फूड चेन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो नंबर के बेस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनर्जी के बेस पे, बायोमास में समझ लो, ड्राई वेट के बेस पे भी आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर के बेस में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। सीधा भी बन सकता है, अगर हम ग्रास लैंड को लें, ग्रास का नंबर ज़्यादा, उसके ऊपर ग्रास ऊपर उससे कम, उसके ऊपर फ्रॉग उससे कम, तो ये सीधा अपराइट बनेगा, ठीक है। अभी जो बता रहा था नंबर के बेस पे अपराइट, आपने सुन लिया, अपराइट बनेगा ग्रास लैंड में, ठीक है। ग्रास लैंड में नंबर, पैरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा, लेकिन ट्री इकोसिस्टम में पैरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा। ये आप समझ रहे हो क्यों इन्वर्टेड, क्योंकि ट्री है वो, उसका नंबर 1 है या 1-2 होंगे, तो इसके ऊपर चलते जाओ तो इंक्रीज हो रहा है। जो ट्रॉपिक लेवल में जो नंबर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर में। तो आई होप नंबर का आपको कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर, पैरामिड ऑफ नंबर। देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिड ऑफ एनर्जी की। देखो एनर्जी का आपने पिछले ये लेक्चर में सुना, एनर्जी फ्लो में एक लॉ था 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 90% जो बाकी की है वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या मेटाबॉलिज्म या एक्टिविटीज़। तो सिर्फ 10%, यानी एनर्जी जो फ्लो होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, जो एनर्जी जाती है वो कम जाती है। कम मीन्स यानी अगर एक फर्स्ट लेवल में 100 जूल एनर्जी है तो नेक्स्ट में 10 जूल जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट में 1 जूल। तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होगा, सीधा अपराइट बनेगा नहीं। यानी अगर प्रोड्यूसर के अंदर एनर्जी 1000 कैलोरीज है,
10,000 कैलोरीज। तो प्राइमरी कंज्यूमर में नेक्स्ट लेवल जो होगा प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे वो ग्रास ऊपर है या वो रैबिट है, उसमें 100,000 कैलोरी, सपोज यहाँ एग्जांपल 10,000 के लिए है, तो उसका 10% कितना होता है 1000, उसका 10% 100, उसका 10% 10। तो ये जो है अपराइट बनेगा, यानी अपराइट होता है जिसमें फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा हो और फिर ऊपर की तरफ डिक्रीज होता जाए, तो उसको हम कहते हैं, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामिड को हम कहते हैं अपराइट। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा है मैंने, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज, ये इज है, इज ऑलवेज अपराइट, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यानी पैरामिड ऑफ एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में आप बात कर लो, चाहे वो इक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल हो, ट्री इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का अगर आप पैरामिड बनाने जाओ तो वो हमेशा अपराइट बनेगा, क्योंकि पहले लेवल में एनर्जी ज़्यादा होगी, नेक्स्ट लेवल में एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो लॉ हमने पढ़ा है, एनर्जी का 10% लॉ, तो वो 10% लॉ के अकॉर्डिंगली आपको समझना है कि सिर्फ 10% एनर्जी अगले नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होगी, 90% लॉस हो जाती है। तो यही आपने चीज़ समझनी है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अप राइट, सॉरी अपडेट नहीं है ये, इट्स अप राइट, ठीक है, अप राइट। अपराइट कहते हैं जो ऊपर की तरफ ये पैरामिड बनता है, जिसमें फर्स्ट लेवल में सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ डिक्रीज करता जाता है, नेक्स्ट लेवल में डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ये पैरामिड ऑफ एनर्जी है जो हमेशा अपराइट रहता है, ये आपने याद रखना है। तो ये आप थ्योरी भी इसकी पढ़ सकते हो, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। आगे पैरामिड ऑफ बायोमास की बात कर ले तो देखो, बायोमास हो या नंबर हो, इसमें दोनों केस बनते हैं। पैरामिड सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी, यानी अपराइट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है पैरामिड ऑफ नंबर में। तो आपको ये पूछा जा सकता है पैरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फिर ट्री इकोसिस्टम स्पेशली ट्री इकोसिस्टम में पैरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम में पैरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, अपराइट होता है। अगर आपको पूछा जाए पैरामिड ऑफ नंबर एनर्जी पैरामिड ऑफ एनर्जी ट्री इकोसिस्टम में कैसा होता है, ट्री में पूछें, किसी में भी पूछें एनर्जी का, वो अपराइट ही होता है, ठीक है, ये याद रखना है। पैरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास का पैरामिड अगर हम ये देखें, ड्राई वेट समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में बायोमास समझ लो, एक वेट समझ लो। अब अगर हम एक ग्रास लैंड ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम है। अगर हम पूरे उस एरिया का घास जो है, ग्रास इकट्ठा करके उसका वज़न करें, तो वो डेफिनेटली वहाँ के जो प्राइमरी हर्बीवोर्स होंगे यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, उनके वेट से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। सपोज ये ग्रास बहुत एरिया में फैला है, उस पूरे एरिया में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो कुछ गिने चुने होंगे, उन सब का वज़न आप कर लो तो तब भी ग्रास का ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब है वेट डिक्रीज़ होता जाएगा। बायोमास अगर ग्रास लैंड में बात करें तो डिक्रीज़ होता जाएगा, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में जाएँ तो कम होता जाएगा। जैसे 1000 किलो ग्रास लैंड है, 100 kg यहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, 10 kg एग्जाम्पल है। आपको कोई 1 kg टाइगर नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसको आप 1 kg की जगह 100 kg कर दो या 1000 kg भी कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर बढ़ाने पड़ेगा आपको 2 0 और। तो आप कह सकते हो 1,00,000 kg जो है ये ग्रास है, तो इस तरह से आगे आप चलते जाओ। तो वे में एक समझाने के लिए ये दिया हुआ है अपना डिजिट्स, तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। कहने का मकसद यही है कि किसी भी ग्रास लैंड में पैरामिड, अगर आप बायोमास का वेट के बेस पर पैरामिड बनाते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो किसी भी फूड चेन की, ग्रास लैंड वाली फूड चेन की, तो वो अपराइट बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट के बेस पे यहाँ पर जो डेट्रिटस फूड चेन्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं इक्वेटिक फूड चेन्स होते हैं, उसको अगर रिप्रेजेंट करो तो ये इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। देखो यहाँ पर अगर एक फूड चेन ले लूँ, सबसे प्लांट के अंदर प्रोड्यूसर जो है, तो पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्लांट पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर कंज्यूमर, फिर डीकम्पोजर, ऐसे होता है ना। तो प्रोड्यूसर जो प्लांट के अंदर होते हैं, सॉरी पानी के अंदर इक्वेटिक इकोसिस्टम, ये इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स, जिनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। तो वो अगर 1,00,000 भी हो ना, उन 1,00,000 का वज़न आप कर लो ना, कुछ खास नहीं बनेगा। तो लेकिन उसके बाद उनको स्मॉल फिशेस खाते हैं, उनको लार्ज फिशेस खाते हैं। तो ये अगर देखो इनकी वेट के बेस पे तो उल्टा ही बनेगा। प्रोड्यूसर का वज़न सारे का मिलाकर भी जो हार्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनके बराबर नहीं हो सकता। तो ये आपने याद रखना है। कार्निवोर्स उससे ज़्यादा होंगे हार्बीवोर्स से,
हार्बीवोर्स या फिर इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स को कह सकते हो। तो ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पैरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो बायोमास में दोनों केस बन सकते हैं, अपराइट भी इन्वर्टेड भी, तो ये चीज़ आपने समझनी है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक्चुअल में होता है कि किसी भी बायोटिक कंपनी ने कम्युनिटी का छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ सक्सीड करना। यानी एक ऑर्गेनिज्म या एक खाली जगह है, उस पर कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, स्पेशली प्लांट के कंसर्न से आप इसको समझने की कोशिश करो। वहाँ पर पहले छोटे छोटे से प्लांट पैदा होंगे, फिर आस्ता आस्ता से लेवल उनका बढ़ता जाएगा, तो ये एक फिर फॉरेस्ट लेवल तक वो इम्प्रूव कर जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ की डेफिनेशन इसकी। सक्सेसिव होता है एक के बाद एक कम्युनिटीज़ बनती जाएंगी अनटिल जो है एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है जो सबसे बड़ी कम्युनिटी, जैसे फॉरेस्ट वगैरह ट्रीज़, बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वहाँ तक जो डेवलप कर जाए उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह की भी हो सकती है, दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन सुनना, ठीक है, देखना मत, सुनना। प्राइमरी सक्सेशन होती है जब किसी भी बेयर लैंड पे, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ कभी फसल, कोई भी प्लांट कम्युनिटी नहीं थी, वहाँ पर अगर कम्युनिटी स्टार्ट होती है और क्लाइमैक्स तक चली जाती है, उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। सेकेंडरी होता है जहाँ कभी कम्युनिटीज़ थी, यानी एक जगह पर प्लांट छोटे से बड़े तक थे, लेकिन फिर किसी वजह से कोई अर्थक्वेक आया, कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गई या आग लगी, तो ख़त्म होने के बाद जो फिर से दोबारा से कम्युनिटी डेवलप होगी तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो ये अपने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस याद रखना। और दूसरा आपको एक और पॉइंट बता दूं, सक्सेशन की स्टेजेस में डायग्राम से बता दूं। सपोज ये एक डायग्राम है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। सक्सेशन में क्या होता है, कम्युनिटी स्टार्ट होती है इस तरह से, सबसे छोटी फाइटोप्लैंक्टन, फिर इसके बाद एक और आता है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के बाद सबमर्ज के फ्लोटिंग पे फ्लोटिंग लीफ, रीड स्वाम, मिडो, फिर वुडलैंड, और क्लाइमेक्स में फॉरेस्ट आ जाते हैं, ट्रीज, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सक्सीड कर रही है एक से आगे की तरफ, तो ये इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा स्टार्टिंग, इसको पायोनियर कहते हैं, ठीक है, पायोनियर। फर्स्ट जो कम्युनिटी होगी, फर्स्ट कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, किसी भी सक्सेशन में फर्स्ट जो कम्युनिटी होगी उसको पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे, और जो लास्ट होगी उसको क्लाइमेक्स कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। और जो बीच की कम्युनिटीज़ होंगी पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच की, उनको कहेंगे ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। तो ये तीन वर्ड आपको समझ आ गए, पायोनियर, ट्रांजिशन और क्लाइमेक्स। तो ये कम्युनिटीज़ होती हैं, ये स्टेजेस हैं कम्युनिटीज़ के अंदर। अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन देखें तो दो तरह की जनरली हमें देखने को मिल सकती है। वो होती है आपकी यहाँ पर, वो आपकी ये आप पढ़ सकते हो, इसको रीड आउट कर सकते हो आप वीडियो पास करके अगर आप चाहो तो। आगे हम बात करते हैं दो, हाइड्रोस्फीयर यानी कम्युनिटीज़ पानी के अंदर, हाइड्रोबेस पानी के अंदर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन चलता है, कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट होती है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो जिसकी डायग्राम ये आपके सामने है। और एक होती है आपकी लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं, इसको ज़ीरोस्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको ज़ीरोस्फीयर भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज़ीरोस्फीयर, तो यहाँ पर इसको कह सकते हो आप ज़ीरोस्फीयर। पेन नहीं चल रहा है, ये आगे पेन, तो इसको आप कह सकते हो ये ज़ीरोस्फीयर। लिथोस्फीयर भी या ज़ीरोस्फीयर भी कह सकते हो। हाइड्रोस्फीयर होता है जो पानी में कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं, तो इसको मोटा मोटा आप देख लेना, यहाँ पर इसको रीड आउट करने की खास ज़रूरत नहीं है। स्टेजेस आप रफली याद रखना कि स्टेजेस, सबसे पहले जो स्टेज होगी वो होगी आपकी फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो छोटे छोटे से प्लांट जो पानी में रहते हैं, प्लांट जो पानी में होते हैं, जो उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ये प्रोड्यूसर हैं इस कम्युनिटी के। फिर इसके बाद जू प्लैंक्टन भी आते हैं बीच में, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है। उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं, सबमर्ज्ड जो डूबे हुए प्लांट्स होते हैं। फिर उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं जो तैर रहे होते हैं पानी के ऊपर। फिर फ्लोटिंग लीफ, ये
फ्लैटिंग लीफ एंकर प्लांट्स इनको कहते हैं। फ्लैटिंग लीफ यानी लीफ फ्लॉट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, लेकिन रूट्स इनके ज़मीन में होती हैं, इनको एंकर कहते हैं। रीड स्वाम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका आधा पोर्शन पानी में और आधा लैंड पे होता है, इनको रीड स्वाम कहते हैं। मिडो मार्च भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वुड लैंड जो हो जाते हैं, जो लैंड पे आ गए, और वुड जिनके अंदर होता है जी, ऐसे ट्री जिनकी लकड़ी होती है। और सबसे जो बड़े होते हैं उनको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो ये लास्ट कम्युनिटी होती है किसी भी फूड चेन में, खास करके यहाँ पर हाइड्रोसेर के अंदर, वाटर के अंदर फूड चेन। और जो लिथोसेर होती है या जीरोसेर, तो वो होती है बेयर लैंड पे, इकोलॉजिकल सक्सेशन और बेयर रॉक्स, बेयर रॉक्स और बेयर लैंड, ठीक है। खाली जगह पे जहाँ कोई भी पानी ना हो, सूखी जगह पे, और खाली जगह है, सूखी है, बेयर लैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का चलना, उसको लिथोसेर या जीरोसेर कहा जाता है। जीरोसेर on rock, it start with the bare rock and culminate into a forest stage, यानी एक बेयर रॉक से कम्युनिटी स्टार्ट होगी और एक फॉरेस्ट स्टेज तक चलेगी, इसको हम लिथोसेर कहते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मैं इसका बता दूं आपको, डायग्राम इसकी नहीं है बनी है, लेकिन उतनी सही इस पर समझ नहीं आएगा। सबसे पहले होता है लाइकन, ठीक है, लाइकन होगा, लाइकन स्टेज। लाइकन के बाद यहाँ पर लाइकन के बाद मॉसिस होगा, मॉसिस, ये लाइकन आगे चाहे क्रिस्टोज और फ्रुक्टोज को छोड़ो, सीधा लाइकन स्टेज। उसके बाद मॉसिस स्टेज, मॉसिस होता है ब्रायोफाइटाइस। तो मॉसिस के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स, श्रब्स के बाद ट्रीज। सीधा मैं आपको ऐसे एक सीक्वेंस लिख देता हूँ कहीं पर, तो ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आएगा लाइकन्स, लाइकन के बाद मॉसिस, मॉसिस के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स, श्रब्स के बाद ट्रीज। तो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये बेयर लैंड पे होती है, इसको हम जीरोसेर लिथोसेर कहते हैं। ओके, सो आगे हम बात करें, टाइम कितना हो गया, 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आपको बता दूं JKPSI के अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, ये आपको नोट्स मिल सकते हैं आपको पॉलिटी। और सबसे पहली बात है कि आप जो है जिन्होंने लिए हुए हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे लगे। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं हैं वो जो नोट्स आपको मार्केट में दिखते हैं, वो वाले नहीं हैं। ये आप सबको पता है कि हम बात क्वालिटी से ही करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक है, JNK के बारे में जितना है, इंक्लूडिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इकोनॉमी का बेसिक टॉपिक्स जो हैं, FAA की इकानमी जो है वो नहीं, लेकिन जो बेसिक इकानमी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, इन्फ्लेशन वगैरह, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश के भी ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक जो है साइन एंड एंटोनिमी वगैरह को छोड़कर बाकी सारे कवर किए। सो दिस इज़ अबाउट द JKPSI नोट्स। तो ये आप नोट्स जो है ज़रूर ले सकते हैं हमसे। इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है नीचे, आपको व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 99 रुपीज़ सिर्फ इसकी रखी है, छोटा सा प्राइस, तो ये आप पे करके इसको ले सकते हैं। एक्चुअली मैं आप सोचते हैं क्यों बिज़नेस कर रहे, बिज़नेस नहीं, एक्चुअली मैं काफ़ी देर से मैं ऐप के बारे में सोच रहा था। ऐप से आपको ये बेनिफिट होगा कि उसके लिए आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐप के लिए आप जेब से खर्चना अच्छा नहीं लगता, मतलब ठीक है सोशल सर्विस तो है, लेकिन इतना भी सोशल सर्विस ना हो बंदे की कि भाई घर का भी खर्चा जेब से निकाले। तो इसीलिए आपको थोड़ा प्राइस रखा है, क्योंकि 20-30 हज़ार का ऐप पे ही खर्चा लग जाएगा, तो उसकी मेंटेनेंस का अलग से लगता है। तो इसलिए आप नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा FAA की भी नोट्स आपको जनरली मिल जाएंगे। आप एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल नॉनसेंस वाले मैसेज ना करें। कुछ स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, इसका क्या होगा, सिलेबस में क्या है, वो क्या है। जिस बंदे को सिलेबस नहीं पता, यार सिलेबस अभी तक मैं कब से आपको चिल्ला रहा हूँ कि सिलेबस पहले देखा करो, फिर तैयारी स्टार्ट किया करो। तो सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, और ये है उसमें ये पढ़ें, उसमें ये पढ़ें कि ना पढ़ें। यार थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ। सॉरी टू से, मैं कुछ एस्पिरेंट को कह रहा हूँ, सिलेबस में जो चीज़ लिखी है वही पढ़नी होती है, ठीक है। अपने से कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ है जो आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है क्लियरली, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, वो आपको मुझे पता हो तो मैं बता दूंगा। लेकिन साफ साफ जो चीज़ लिखी होगी उसके बारे में आप पूछोगे तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो इतना भी बंदा रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये आप नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा VLW के तो आपको पता है 3 सब्जेक्ट के नोट्स बन चुके हैं। रीजनिंग मैथ को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के आपको VLW के मिल जाएंगे। और GKPSI और FAA तीनों के, या किसी और के भी जनरल, जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, इन सब के मैंने अलग अलग PDFs बनाई हैं। आपको जितने भी चाहिए सिर्फ 99 में आप चाहे 2 या 3 पोस्ट के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, इसी प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आगे हम हो सका तो बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट हम लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन और इसमें इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन वगैरह, नेशनल पार्क, और सबसे इम्पॉर्टेंट आगे हम नेशनल पार्क को देखेंगे, वो आपको याद करनी होंगी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।